नमस्कार दोस्तों, जीएस वाला ऑफिसर में आप लोग का स्वागत है। आज शुरू करते हैं एनसीईआरटी टेंथ क्लास का एनसीईआरटी यूनिवर्सिटी द्वारा जो प्रकाशित है उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया उसको कवर करेंगे हम लोग। आज एकदम बारीकी से डिस्कशन करेंगे। तो जो चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। चलिए बिना देरी के भी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है। वो पहला जो क्वेश्चन होगा 1 से लेकर के लगभग 10-15 नंबर तक वर्ल्ड हिस्ट्री से होगा, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री मिला करके 10th का सिलेबस बनता है। चलिए वर्ल्ड हिस्ट्री पहले देख लेते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है। आखिर फ्रांस की क्रांति में ही राष्ट्रवाद क्यों दिखता है सबको। प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। बिल्कुल राइट है, क्योंकि नागरिक के हाथ में चल गया था। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण, ठीक है, नए फ्रांसीसी झंडे के कारण, जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तो राष्ट्रवाद का जो ये तीनों का तीनों सही है, इसलिए राष्ट्रवाद का झलक दिखता है पहली बार कहाँ पे, फ्रांस में। तो 1, 2, 3 इसका तीनों सही होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फ्रांस की क्रांति पता होगा, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति, जिसमें वो बास्टिल के कारागार में से छुड़ाया था, जो जितना भी उपद्रवी सब थे, तो बास्टिल कारागार से जो कैदी सबको छुड़ा लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिटेल्स बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। देखिए नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। क्या प्रावधान थे। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिया गया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों सही है, क्योंकि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। आपको जन्म के आधार पर जो है अपना, जैसे राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता है। कानून के समक्ष बराबरी संपत्ति अधिकार को सुरक्षित बना दिया गया, और इसकी संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बहुभाषा भाषी और बहुनस्ली साम्राज्य था। हैब्सबर्ग साम्राज्य क्या था, बहुभाषा भाषी और बहुनस्ली साम्राज्य था। तो ये बिल्कुल राइट है, बहुनस्ली साम्राज्य था। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करता था। ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करता था, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, एले क्या था। देखिए एले क्या था। एले जो था ये कपड़ा नापने का पैमाना था। देखिए सॉरी, एले क्या था, ये कपड़ा नापने का पैमाना था एले। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पूछेगा, टेले और टीथे। टेले और टीथे जो था एक प्रकार का कर था। टेले टीथे कर था। तो टेले जो था वो, टीथे धार्मिक कर था और टेले शायद व्यापारिक कर था, देख लीजिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी। 1815 के बाद जो है, 1815 के बाद यूरोप में जो पुनः रूढ़िवादी व्यवस्था क्यों आ गया, पुनः स्थापित विशेषता क्या था उसका, राजतंत्र आ गया। ठीक है, पुनः चर्च आ गया, क्योंकि नेपोलियन जो है 1815 में नेपोलियन वाटरलू का युद्ध हुआ था। नेपोलियन को सेंटिनल द्वीप पर भेज दिया गया था। वहाँ 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया था। तो उसके बाद तो फिर से मनमानी करने लगा। सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना और निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना। ठीक है, इसका 1, 2, 3 सही होगा। 4 नंबर गलत है, निजी संपत्ति को बनाए राज्य के अधीन नहीं किया गया। 1, 2, 3 सही है इसका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, जूसेपी मैत्सिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य था। जूसेपी मैत्सिनी, ये सही है। कार्बोनरी जो थी उसके गुप्त संगठन में सदस्य था। उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा था मार्सेज में यंग यूरोप। ये गलत है। ठीक है, इसका सिर्फ 1 सही हो जाएगा। और उसने जो 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की, पहला मार्सेज में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप की स्थापना किया था। दूसरा यंग यूरोप की स्थापना, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी राज्य में समान विचार रखने वाले युवा थे।
इसका केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन है, मेटरनिख ने किसे हमारी समाज व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? मेटरनिख ने इसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। तो मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था के सबसे खतरनाक दुश्मन जो है ये जुसेप्पी मैत्सिनी को बताया है। वही जो थे जुसेप्पी मैत्सिनी, ऊपर वाले जो क्वेश्चन 6 नंबर का है, जुसेप्पी मैत्सिनी को बताया है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? यूनान जो है, यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? तो यूनान ऑटोमन साम्राज्य से 1832 में स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 1832 में। 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हुआ था। रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की है। ये बिल्कुल राइट है, आलोचना की है। और वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतिथि को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही होगा। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? अब पोलैंड में जो रूस के विरुद्ध जो भावना फैलाया जा रहा था उसका मेन कारण ये था भाषा। ठीक है। भाषावादी मतलब पोलैंड वाला कह रहा था हम दूसरा भाषा के हैं और रूस वाला दूसरे भाषा के, तो भाषा मेन इसका कारण था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस क्रांति के पीछे मुख्य आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया और राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई। तो 11 का आंसर 1, 2, 3 तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? सेंट पॉल चर्च जो था यूरोप में, उसमें फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1848 में। कब? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। जर्मनी के एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी के एकीकरण कौन किया था? बिस्मार्क ने। तो पॉइंट नंबर 1 है, ओटोमन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी का एकीकरण किया। ये तो बिल्कुल राइट है। सॉरी, ये ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाह की मदद से, यहाँ पर कन्फ्यूजन है, देख लेते हैं पहले। 7 वर्ष के दौरान प्रसा, डेनमार्क और फ्रांस की से 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इंटरव्यू प्रकार से डिस्कशन है। राष्ट्रवादी भावना मध्यवर्गीय जर्मनी लोग में काफ़ी व्याप्त थे और उन्होंने 1847 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़ कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य अपनाने का प्रयास किया, मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत में मिलकर दबा दी। क्या किया? दबा दी। और उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीयकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। तो इसका ये गलत है। उसका प्रमुख मंत्र ओटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाहियों की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने 3 युद्धों में प्रसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। देखिए, ऑस्ट्रिया की जीत नहीं हुई बल्कि प्रसा की जीत हुई। ठीक है। प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरा हुआ। 1871 में वर्सा में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। यानी जर्मनी एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में, याद रखना 1871। तो इसका 1, 2 कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है? जूसेप्पी मैत्सिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया। इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया, तो ये सही है। मंत्री प्रमुख कावुर को जो जनतंत्र विश्वास रखता था, फ्रांस से सार्डिनिया पिडमेंट की एक चतुर कूटनीति संघ से 1859 में ऑस्ट्रिया बलों से हार पाने में कामयाब हुआ और जुसेप्पी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवक ने युद्ध में हिस्सा लिया। 3 नंबर सही है। 1 और 3 सही इसका है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब शामिल किया गया? आयरलैंड को ब्रिटेन में कब शामिल किया गया? तो ये 1801 में शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, आयरलैंड को ब्रिटेन में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, नेपोलियन ने नागरिक संहिता किस वर्ष जारी किया? नेपोलियन जो है नागरिक संहिता किस वर्ष जारी किया? तो ये नेपोलियन जो है नागरिक संहिता 1804 में, ठीक है। कब किए थे? 1804 में। नेपोलियन का जन्म जो हुआ था, यानी कि नेपोलियन का जन्म 1769 में हुआ था। 1769 में, गांधी जी के जन्म के 100 वर्ष पहले, ठीक है। और इसका मृत्यु 1821 में हो गया था, जब इस 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, और जिसमें इसकी हार हुई और इसको भेज दिया गया कहाँ पे? सेंट हेलेना द्वीप पे। उसके बाद वहाँ 1821 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1800 ईस्वी में ये बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किए थे, और 1804 में नेपोलियन कोड का निर्माण किया था, जिसको नेपोलियन संहिता कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नेपोलियन ने ही इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन। वास्तविक में बनिया था इंग्लैंड। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेपोलियन के द्वारा यूरोप के अन्य देशों में जीते हुए क्षेत्रों में क्या प्रतिक्रिया हुई? प्रारंभ में फ्रांसीसी सेना का स्वागत किया गया, और नई प्रशासनिक व्यवस्था के कारण उन्होंने फ्रांस का विरोध करना प्रारंभ किया। दोनों सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन है, जोल्वेराइन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह एक शुल्क संघ था। जोल्वेराइन क्या? एक शुल्क संघ था, तो इसका एक सही है, शुल्क संघ था। 1836 में प्रजा के पहल पर बनाया गया था, ये भी सही है। और इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, और मुद्राओं की संख्या घटाकर 1 कर दिया गया। तो ये गलत है, मुद्राओं की संख्या को घटाकर 1 नहीं कर दिया गया, 2 कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? यहाँ पे 2 कर दिया गया था। 1 और 2 सही है इसका आंसर। 19वां क्वेश्चन है, जब फ्रांस की छिकता, किसने कहा था जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह किसका कथन है? सोचिए आप, किसका कथन हो सकता है? जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन आपका मेटरनिक साहब का है। किसका है? मेटरनिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस वर्ष किया गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। कब? 1707 में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? देखिए, करों में वृद्धि कर दी गई, बिल्कुल राइट है, क्योंकि पैसा नहीं था इंग्लैंड के पास उस समय। खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, और सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में नहीं, जो है गांधी जी भारतीय लोगों को भर्ती करने का आह्वान किया था, तो इसलिए इसको भर्ती करने वाले सार्जेंट कहा गया था। इसका किसका आंसर 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचान करना है। तो भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया गया था। ये गलत है, जल्दीबाजी में पारित नहीं किया गया था। 1919 में प्रस्तावित रोलेक्ट एक्ट खिलाफत राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया, और भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया था। ये ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दी, इंपीरियल पैलेस ने किया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं पॉइंट। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया, ठीक है। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था, और जनता द्वारा रैलियां और हड़ताल कर कानून का विरोध किया गया। देखिए, रोलेक्ट एक्ट 6 अप्रैल 1919 को आया था, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि सिफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, और वहाँ पे जो है जनरल जनरल आर डायर को आदेश दिया कि गोली चलाने का, जिसमें कई लोग की जान चली गई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1919 में खिलाफत समिति गठन कहाँ किया गया था? खिलाफत समिति गठन 1919 में कहाँ किया गया था? इसका मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में। 24 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? ये सिंपल है, हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1909 में हिंद स्वराज गांधी जी का लिखी गई थी, हिंद स्वराज। और अगला क्वेश्चन 25 नंबर है,
गांधी जी का अन्य पुस्तक आपको कमेंट करना है, जो उसका और सा कौन सा पुस्तक है। असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की थी, ये बिल्कुल सही है। सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया था, ये गलत है, सभी पार्टी नहीं किया था। भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया, क्योंकि खादी कपड़ा महंगा था। इस 1 और 3 इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी पार्टी इसका बहिष्कार नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाए गए जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें अधिकार मिल सकते हैं और समानता रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। कौन? जस्टिस पार्टी। ध्यान रखना, जस्टिस पार्टी चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था, क्योंकि उसका मानना था कि हम अंदर घुस करके उसका जो है उससे मनवा लेंगे। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है 26 नंबर। अवध किसान सभा के गठन किस वर्ष किए गए थे? मतलब गठन पर विचार करना है, ठीक है। इसका गठन अक्टूबर 1920 में हुआ था, बिल्कुल राइट है। अवध किसान सभा यूपी में 1920 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और अन्य कुछ लोगों ने नेतृत्व संभाला था, ये भी सही है। और असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। यानी असहयोग आंदोलन के समय जो है कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को असहयोग आंदोलन में मिलाने का प्रयास किया। 1, 2, 3 इसका तीनों का सही, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, गुडेम विद्रोह पर विचार करना है। गुडेम विद्रोह आखिर क्या था? यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ। क्या ये सही है? ये गलत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक नहीं हुआ, ठीक है। यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, बिल्कुल राइट है, अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। और राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे, बिल्कुल। ये 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, स्वराज पार्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? स्वराज पार्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहचानना असत्य को। देखिए, असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज का गठन किया। एक अलग स्वराज का गठन किया थी, तो बिल्कुल जो है असहयोग आंदोलन के पश्चात जो है फरवरी 1922 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का वापस ले लिया था, क्योंकि जो घटना हो गया था चोरा चोरी कांड। अगला देख लेते हैं। CR दास मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद राजनीति में वापस लौटना चाहते थे, सही है। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते हुए, हाँ ये बिल्कुल राइट है, परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना है। जो जस्टिस पार्टी का था ना, वही इसका भी था। तो इसका एक गलत है, एक देख लेते हैं क्यों गलत है। कह रहा है कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का वापस लेने का फैसला लिया और उनको पता लगा था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं इस तरह के संघर्षों से थक चुके थे। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित कई प्रांतीय परिषदों चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषद में रहते ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधार की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं बल्कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने का कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी गठन करने का फैसला किया, ठीक है। ये गलत है, बाकी सब सही है। 29 नंबर देख लेते हैं। सैमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन सैमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। ब्रिटेन के लिबरल सरकार, लिबरल नहीं होगा, टोरी सरकार होगा। कौन सरकार होगा? वहाँ पे नई टोरी सरकार गठन उस टाइम में था, नई टोरी सरकार, लिबरल नहीं होगा, ठीक है। एक गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देने, ये सही है। भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत में डोमिनियन स्टेट का ऐलान कर दिया था। तो 2 और 3 इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है। स्वाभिनव आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता किया था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च
4 या 5 मार्च 1931 होता है, 2 ऑप्शन आता है इसका। इसमें 5 मार्च लिया है तो इसका 5 मार्च 1931 हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है विरोधी आंदोलन। भारा विरोधी आंदोलन के बारे में कितना विचार करना है। यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते थे, सही है, और जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफ़ी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया, ये भी सही है। और कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी का समर्थन किया, नहीं खुलकर नहीं किया था, ठीक है, ये गलत है 3 नंबर। तो 1 और 2 इसका सही आंसर। 32वां क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन कब किया गया। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इसका गठन किया गया 1927 में। कब किया गया था? 1927 में। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित विचार करना है। 33वां क्वेश्चन में गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। तो ये तो बिल्कुल राइट होना चाहिए, लेकिन गांधी जी के आह्वान के बाद यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई थी। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जाति की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार की महिला आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। ये गांधी जी के आह्वान से पहले ही हिस्सा ले चुके थे बहुत सारी महिलाएं, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना और अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वहन करना औरत का असली कर्तव्य है। कांग्रेस अच्छी कर्तव्य है। इसका असत्य पूछ रहा है ना, असत्य पूछ रहा है इसका क्वेश्चन का, असत्य। तो कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी। तो इसका 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक है ना। और इसमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर डी। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था? भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन 1930 में किए थे। कब किए थे? 1930 में किए थे, डिपार्चर क्लासेज एसोसिएशन, ठीक है। 35वां क्वेश्चन है सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था? तो भारत माता का चित्र सर्वप्रथम अवनींद्रनाथ टैगोर, ये एक कलाकार थे, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किए थे, ठीक है, बंगाल के थे। 36वां क्वेश्चन है उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे, और 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज झंडा का तैयार कर लिया, और यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। तो कह रहा असत्य कथन का पहचान करने के लिए, तो असत्य इसमें से कोई नहीं है, दोनों सत्य है। असत्य कोई नहीं है, दोनों सत्य है। 1 और 9 तो 1, 9 तो 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? सिंपल क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में हुआ था? वर्धा में। कहाँ पे? वर्धा में, 1920 वर्धा में। भारत छोड़ो 1942 20 में 1942 14 जुलाई 1942 को हुआ था वर्धा में। गिरमिटिया मजदूर को सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था? गिरमिटिया मजदूर जो था, बंधुआ मजदूर जो था, सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था? तो इसको सबसे ज़्यादा कैरेबियाई देश में भेजा जाता था, कैरेबियाई देश में गिरमिटिया मजदूर। सोचिए, पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस वर्ष अधिवेशन में शामिल कर लिया गया? तो पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें पूर्ण स्वराज का मांग पहली बार शामिल कर लिया गया था। ब्रिटेन वुड्स समझौता किस वर्ष किया गया था? ब्रिटेन वुड्स समझौता जो था ये आपको कब किया गया था? तो ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944 में हुआ था, और उसी के बाद 1945 में आपको राष्ट्रसंघ की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, ठीक है। ब्रिटेन वुड 1944। 45 नंबर क्वेश्चन है दंडी मार्च के संबंध में विचार करना है। दंडी मार्च से पहले गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांग इरविन के समक्ष रखी थी, बिल्कुल राइट है। और अहमदाबाद से दांडी तक सफ़र 24 दिन तक चला था। 6 अप्रैल 1931 को उन्होंने दांडी के समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया, गलत है। 6 अप्रैल 1931 नहीं होगा, 1930 होगा, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। 24 दिन तक चला था, हर दिन लगभग 10 मिनट लोग चलते थे, ठीक है। आप लोगों को कमेंट करना है कि बिहार का ऐसा कौन व्यक्ति था
जो नमक कानून के दांडी मार्च में शामिल था, मात्र एक बिहारी व्यक्ति था शामिल। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 72वीं के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, निम्नलिखित में विचार करना है। महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित सत्याग्रह के वास्तविक सार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है, कौन सा? तो 42 का आंसर 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह सत्य है, यह सत्य और प्रेम से प्रेरित एक सक्रिय और नैतिक आत्मशक्ति है जो शारीरिक आक्रामकता या दुर्भावना से पूरी तरह से भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो अभी जस्ट पढ़े थे इससे पहले, कलकत्ता अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया था, खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन को चलाने का। खिलाफत 1919 में शुरू हुआ था और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, ठीक है। बाद में दोनों को मर्ज कर दिया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के हमें विचार करना है। 1928 में गुजरात में हुआ एक किसान आंदोलन था, बिल्कुल राइट है, और नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो बारदोली का ये दोनों कथन सही है, 1928 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व कर रहा था। इसी में जो है यहाँ की महिला द्वारा, बारदोली की महिला द्वारा और गांधी जी के द्वारा इसको सरदार की उपाधि दी गई। किसको? सरदार भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है इसको। बंधुआ मजदूर के संबंध में विचार करना है, कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। देखिए कौन सा विकल्प सही है, तो सही विकल्प इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बंधुआ मजदूर जो किसी नए देश या घर तक पहुंचने का किराया चुकाने के लिए एक निश्चित समय तक किसी नियोक्ता के लिए काम करने के अनुबंध के तहत होता है, उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्थाओं के किस जोड़े को आमतौर पर ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? देखिए ब्रिटेन वुड जो सम्मेलन हुआ था जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो IMF और जो विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है IBRD इसको ट्विंस, ये मेन खिड़की है, वर्ल्ड बैंक का खिड़की कहा जाता है। IBRD यहाँ पे IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, ये वर्ल्ड बैंक का खिड़की कहा जाता है इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 47 में क्वेश्चन है, 1929 के महात्मा गांधी महामंदी के दौरान बंगाल के जूट उत्पादकों के बारे में विचार करना है। वे कच्चा जूट उगाते थे जिसे कारखानों में प्रोसेस करके बोरी बनाकर एक्सपोर्ट किया जाता था। तो 47 का ऑप्शन 1 सही है। और जैसे ही बोरों का एक्सपोर्ट ठप हुआ, कच्चे जूट की कीमत 60% से ज़्यादा गिर गई। बंगाल के जूट उत्पादक समय पर मिली और औपनिवेशिक सब्सिडी की वजह से कर्ज से बचे रहे। औपनिवेशिक सब्सिडी कैसे देगा उसको? खाने के लिए देवे नहीं करता, सब्सिडी कहाँ से मिलेगा? सब्सिडी तो नहीं देता था। सिर्फ 1 और 2 इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का मानना था कि 1929 की महामंदी के दौरान भारत के सोने के निर्यात में वैश्विक आर्थिक सुधार को बढ़ावा दिया? तो ये कौन थे? जॉन मेनार्ड किन्स साहब थे, ठीक है। 1929 में महामंदी आया था जिसमें USA में बड़ा बैंक क्रैश कर गया था। USA का जो है शेयर बाजार क्रैश कर गया था। भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शिकारीपुर सराफ और नट्टू कोट्टई चेटियार शब्द किसका प्रतिनिधित्व करता है? देखिए शिकारीपुर सराफ और नट्टू कोट्टई चेटियार ये सब जो है आपको, ये बैंकरों और व्यापारियों के समूह जिन्होंने मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात आधारित कृषि को सुपोषित किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में विचार करना है। तो एक है, व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहें। पुजारी तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्रा करते रहे। तो 50 का आंसर 1 और 2 दोनों सही है, बिल्कुल राइट दोनों, 1 2 दोनों से। ऑप्शन सी राइट आंसर। 51 क्वेश्चन है, प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के मध्य क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? तो प्राचीन काल में जो थे विभिन्न यात्रियों के मध्य क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? 51 नंबर में, तो इसमें लगभग कुछ भी आदान प्रदान नहीं होता था, नहीं मूल्य, विचार, कीटाणु एवं बीमारियाँ, हुनर, आविष्कार, कुछ नहीं, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है।
52 क्वेश्चन है, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद ही की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व का पता चलता है। 9वीं शताब्दी के बाद स्मृति शिला जो है गोवा संग्रहालय में जो है किसके महत्व का पता चलता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा समुद्री व्यापारी के महत्व का। उस समय समुद्री व्यापारी का क्या महत्व था, इससे पता चलता है। सिल्क मार्ग के संबंध में विचार करना है। सिल्क मार्ग केवल जर्मनी भूभाग की से ही गुजरता था, ये तो लगता है मुझे गलत है, क्योंकि सिल्क मार्ग जर्मनी भूभाग नहीं, चीन में भी था सिल्क मार्ग। और सिल्क मार्ग का जो शुरुआत किया था ये भारत में सिल्क कुषाण वंश से संबंधित है। यह मार्ग केवल चीन के एशिया के भूभाग से जुड़ा हुआ था, केवल लगा दिया है, ये भी गलत होगा। सोना चांदी जैसी कीमती वस्तु धातुएं इसी मार्ग के एशिया से यूरोप में पहुंचती थी। यह मार्ग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। तो केवल इसका 3 सही हो जाएगा, 15वीं शताब्दी, बाकी सब गलत है इसका। ठीक है, देखिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। सिल्क मार्ग का अस्तित्व लगभग 15वीं शताब्दी तक था। इस मार्ग से पश्चिमी की ओर भेजे जाने वाले चीनी रेशम का काफ़ी महत्व था, क्योंकि सिल्क मार्ग का खोज सबसे पहले चीन में ही हुआ था। समुद्र या जमीन से गुजरने वाला यह सिल्क क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं इसी मार्ग से यूरोप से एशिया की ओर पहुंचती थी। ठीक है, इसी एशिया से यूरोप पहुंचती थी, यूरोप से एशिया पहुंचते थे, बल्कि एशिया से यूरोप नहीं, यूरोप से एशिया। ठीक है, ऑप्शन इसका केवल 3 सही हो जाएगा। 54 क्वेश्चन है, चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रमांक क्या है। चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग दर्शाया गया है, गुफा का क्रम क्या है, तो गुफा क्रमांक संख्या 217। मार्को पोलो की किताब का नाम क्या था। तो मार्को पोलो की किताब का नाम बुक ऑफ मार्वल्स था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। 56 क्वेश्चन है, अस्पेघेत्ती क्या है। अस्पेघेत्ती क्या है, एक प्रकार की खाद्य सामग्री है, एक प्रकार की क्या है, खाद्य सामग्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। आलू सोया मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था। आलू सोया मूंगफली का उद्भव कहाँ हुआ था, भारत में, ये गलत है। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो इसका 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। देखिए, आलू सोया मूंगफली मक्का टमाटर मिर्च शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे खाद्य पदार्थ लगभग 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों भारत संदर्भ के पास नहीं थे, ये भारत में नहीं थे, ये विभिन्न देशों में थे। 58 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी के संदर्भ में विचार करना है। 16वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। ये कथन गलत है। यूरोपियन सेनाओं ने अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है ये। और इस समय अमेरिकी वासियों ने चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो चुकी थी। 2 और 3 इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और एक देख लेते हैं क्या है। 16वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। कौन, पुर्तगाली और स्पेनिश। तो सॉरी, पुर्तगाली और स्पेनिश शुरू कर दिया था, ये कथन सिर्फ सही है, बाकी दोनों क्या है, ये दोनों गलत है, असत्य है, दोनों असत्य है। तो एक 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का क्या प्रभाव हुए। ब्रिटेन में इसका कार्य कौन सा कथन असत्य है, असत्य कौन सा कथन पहचानना है। तो ब्रिटेन में जो कॉर्न लॉ समाप्त करने का प्रभाव हुए, कम कीमतों पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा, सही है। ब्रिटिश किसान की हालत बिगड़ने लगी, ये भी सही है। और ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया, ये भी सही है। इसका कोई भी कथन असत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रभावों का उल्लेख है। अर्थशास्त्रियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रभावों का उल्लेख है। तो ये कौन सा उल्लेख है। पहला प्रभाव व्यापार का होता है, दूसरा प्रभाव पूंजी और तीसरा श्रम का। ये 1, 2, 3 तीनों से, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय ताकतों द्वारा अफ्रीका का विभाजन लकीर खींचकर किया गया, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है।
देखिए सत्य असत्य पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य असत्य पे और कौन नहीं है पूछ देता है, ये पे ध्यान देना है। तो 61 में कौन सा कदम सत्य है? इस संबंध में बैठक 1885 में हुई थी, ये सही है। संबंध में बैठक 1885 में हुई थी और बैठक बर्लिन में किया गया था, ये भी सही है। अफ्रीका के इस प्रकार के विभाजन में कई राजनीतिक जनजातीय इलाकों को असमान रूप से विभाजित किया गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। 62वां क्वेश्चन है, यूरोपीय समृद्धि में बीमारियों की भूमिका किस प्रकार से रही? यूरोपीय समृद्धि में बीमारी की भूमिका किस प्रकार से रही? तो अमेरिकी और अफ्रीकी महाद्वीप में स्थानीय जनजातियों एवं लोगों को सौंपकर उसकी भूमिका हथियाने में, बिल्कुल राइट है। यूरोपीय अपना आपको समृद्ध समझता था, अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने में, अफ्रीका से काम करवाता था, यहाँ के वहाँ पर देखते हैं वहाँ के लोग काला पूरा होता है, और अफ्रीका में जनजातीय लोगों को सौंपकर उसकी भूमि हथियाने में, उसका ज़मीन जो है हथिया लेता था यूरोपवासी। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। होम चार्जेस क्या क्या सम्मिलित थे? होम चार्जेस क्या था? देखिए होम चार्जेस जो था ये ब्रितानी अफसर और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम थी, घर में भेजी गई, और भारतीय बाहरी कर्ज पर ब्याज, भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन। देखिए होम चार्ज, आप ही घर में हम सेना रखेंगे और आप ही इसको वेतन दीजिए, इस तरह का होम चार्जेस को कहा जाता था। इसका आंसर 1, 2, 3 तीनों सही है। जैसे आप लोग सुने होंगे वेलेजली का जो एक नियम था, वेलेजली का ध्यान दीजिएगा आप लोग, होम चार्जेस वाला। अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए? 64वां क्वेश्चन है, अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए? भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई, ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई। तो 64 का आंसर 1 और 2 दोनों से होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 65वां क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत तक अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार कीजिए। तो 65 में पहला पॉइंट है, इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ गई, बिल्कुल राइट है। और उद्योग के विकास में नए कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दी गई थी, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दी गई थी, तो ये तीसरा गलत है, बाकी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 66 नंबर है, औद्योगिकरण के युग में के संबंध में विचार करना है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्री की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़ी पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा। तो उसमें कह रहा है सत्य कथन पहचानने के लिए, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्री की स्थापना के बाद के चरण को बहुत सारे इतिहासकारों ने आदि आधुनिकीकरण का नाम दिया। पहला और दूसरा दोनों गलत है, 1 और 2 दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन शुरू हो गया था, ठीक है, इससे पहले ही हो गया था शुरू। औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था, यूरोप में जो गिल्ड क्या था औद्योगिकरण के युग में? तो 67 का आंसर आपको हो जाएगा उत्पादकों का संगठन। क्या था? उत्पादकों का संगठन था। 68 नंबर है, औपनिवेशिक काल के भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में गुमास्ता शब्द किसको संदर्भित करता है? गुमास्ता शब्द जो था ये संदर्भित करता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक वेतनभोगी कर्मचारी जिसका काम बुनकरों का निगरानी करना, आपूर्ति इकट्ठा करना और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना गुमास्ता शब्द का मतलब था। 69वां क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में विचार करना है। इस समय लगभग 10% शहरी आबादी हितायत गरीब थे। 10% शहरी आबादी क्या थे? हितायत गरीब थे, ये बिल्कुल राइट है। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी के दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% तक पहुंच गई थी, तो ये गलत है, ठीक है। और 20 से 30% नहीं बल्कि 35 से 75% पहुंच गई थी। 35 से कितना परसेंट? 75% तक पहुंच गई थी, ठीक है। बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी शामिल था। जब मशीन का आविष्कार होता है तो लोगों की ज़रूरत कम हो जाती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाता है। जैसे आजकल AI आ गया है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 69 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है।
77 नंबर क्वेश्चन है उपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर की बंदरगाह से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर होता था। इस राइट आंसर है इसका, एक सही है। दूसरा देख लेते हैं। भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिणी पूर्वी एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। तो 1 और 2 इसका दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन है व्यापारी गिल्ड्स के संदर्भ में विचार करना है। व्यापारी गिल्ड्स, तो इसका 1 नंबर क्वेश्चन है आदि औद्योगिकरण युग में से संबंधित थे, बिल्कुल राइट है। ये उत्पादक और उत्पादकों दोनों का नियंत्रण रखते थे, सही है। कई शासकों द्वारा इन्हें कुछ वस्तुओं पर व्यापार का एकाधिकार दिया गया था, 1, 2, 3 तीनों सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण पर विचार करना है। ल्यूसेंट में औद्योगिकरण दिया गया, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उससे बन जाएगा क्वेश्चन। कपास उद्योग औद्योगिकरण का पहला उद्योग था, कपास उद्योग। तो ये कपास उद्योग औद्योगिकरण का पहला उद्योग था, बिल्कुल राइट है। 1840 के पश्चात लोहा उद्योग औद्योगिकरण का लाभदायक क्षेत्र बनकर उभरा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रसार के दौर में मशीन के आविष्कार होने के पश्चात भी मजदूरों की मांग क्यों बनी रही। जब मशीन का आविष्कार हुआ तो फिर भी मजदूर की मांग क्यों बनी रही। तो मजदूर की मांग औद्योगिक ने सभी उद्योग क्षेत्र में अपना स्थान नहीं बना पाया, क्योंकि सब क्षेत्र का मशीन नहीं बन पाया और औद्योगिकी महंगी और जटिल थी। प्रौद्योगिकी जो थे, टेक्नोलॉजी महंगी थी, जटिल थी, ठीक है। इसलिए इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही होगा, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में भारतीय कपास से बने कपड़े का उत्पादन क्यों घट गया। तो ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों का पर शुल्क लगाया गया, इसीलिए ब्रिटिश कपड़ों के लिए भारत में बाजार तैयार किया गया। ब्रिटेन से कपड़ा बना के भारत में बेचा जाता था, इसलिए भारतीय कपड़ा का मांग घट गया। 1 और 2 दोनों सही होगा इसका आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन है भारत में फैक्ट्रियों के संदर्भ में विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है। देश की पहली जूट मिल 1855 में बंगाल में खुली थी, बिल्कुल राइट है। रिश्ता बंगाल। कपड़े की मिल अहमदाबाद से पहले मुंबई में 1854 में खुली थी, ये भी सही है। और 1874 में मद्रास में पहली कटाई और बुनाई मिल खुली थी। इसका 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है इंक्विजिशन क्या थी। तो इंक्विजिशन एक रोम कैथोलिक संस्था थी। क्या थी, एक रोमन कैथोलिक संस्था थी, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। 77 क्वेश्चन है छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह कथन किसका है। यह कथन लुइस सेबेस्टियन मर्सिए का है। लुइस सेबेस्टियन मर्सिए बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। कह रहा था कि छापा खाना जो अभी जो समाचार पत्र आता है, इसके आंधी में निरंकुशवाद जो था, निरंकुश राजा था, उसके सारा चीज उजागर हो जाएगा, क्या गलती कर रहा था जनता के साथ। तो लुइस सेबेस्टियन मर्सिए था। पत्र के माध्यम से ही ना भारतीय क्रांति जो भारत में जो आज़ादी क्रांति था फैला हुआ था, जिसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया था। तो आप लोग को बताना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था और उसको समाप्त कौन किया। अगला क्वेश्चन है इसका कालक्रम बताना है। 78 का कालक्रम बताना है। तो प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा, पहले ये एक होगा, ठीक है। उसके बाद बेलनाकार प्रेस का आविष्कार हुआ, ठीक है। उसके बाद ऑफसेट प्रेस का निर्माण हुआ, ये भी सही है। और बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण लास्ट में हुआ। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास की 16वीं शताब्दी की किताब रामचरितमानस पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। रामचरितमानस का पहला संस्करण कब प्रकाशित किया गया था। 1810 में, ठीक है। आप लोगों को बताना है तुलसीदास का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। 80 नंबर क्वेश्चन है स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी थी। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक राम चड्ढा ने किसने लिखी थी। राम चड्ढा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन है एकॉर्डियन शैली की संबंध में विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है। एकॉर्डियन शैली सर्वप्रथम पारंपरिक यूरोपीय किताबें बनाई गई, और ये गलत है। किताबों का सुलेखन खुशनसीबी करने वाले लोग थे, खुशनवीसी करने वाले लोग थे। तो 2 सही है, इसका 1 गलत है, ऑप्शन नंबर
बी इज राइट आंसर। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है, जापान में मुद्रण के संबंध में विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? कोरियाई बौद्ध प्रचारक 768 से 770 के आसपास छपाई तकनीक लेकर जापान आए, ये गलत है, क्योंकि चीनी बौद्ध प्रचारक, कोरियाई नहीं, चीनी बौद्ध प्रचारक ने आए थे। कौन आए थे? चीनी बौद्ध प्रचारक। ठीक है। और जापान की सबसे पुरानी पुस्तक 868 में छपी डायमंड सूत्र था। क्या नाम था? डायमंड सूत्र। ये सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 83 में क्वेश्चन है, यूरोप में मुद्रण के संबंध में विचार करना है। 12वीं सदी में चीनी कागज यूरोप पहुंचा, ये गलत है, क्योंकि 12वीं सदी में चीनी कागज यूरोप पहुंचा नहीं। सदियों तक चीन से रेशम और मसाले, रेशम और यूरोप आते रहे। 11वीं सदी में चीन कागज भी रास्ते पहुंचा था। 11वीं सदी, 12वीं सदी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? 11वीं सदी। चीन की वुडल ब्लॉक वाली छपाई तकनीकी मार्को पोलो द्वारा 1295 में इटली पहुंचा था, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, ये किसने कहा था? मुद्रण ईश्वर की सबसे बड़ी तोहफा है, मार्टिन लूथर किंग का। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है। और इससे पहले लुईस सेबेस्टाइन ने क्या कहा था, आप लोगों को बताना है। बिब्लियोथिक बुल के संबंध में विचार करना है, तो बिब्लियोथिक बुल जो है यह मुद्रण तकनीक फ्रांस में प्रचलित था, ये सही है। यह सस्ते कागज पर छपी नीले जिल्द में बंदी छोटी किताबें हुआ करती थी। 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 86 में क्वेश्चन है, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए किस प्रकार अनुकूलन परिस्थिति बनाई? किस प्रकार अनुकूलन परिस्थिति बनाई फ्रांस की क्रांति के लिए? तो इसका जो है चिंतकों के विचार का प्रचार किया, सही है, किसी के विचार का जो है प्रचार किया, वाद विवाद संवाद की संस्कृति को जन्म देकर, आज़ादी में पुस्तक, ये मुद्रण जो प्रेस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े। अब आजकल जो सोशल मीडिया है, समाज में कोई भी चीज़ होता है तुरंत आप तक पहुंच जाता है, तो इसका 1, 2, 3 तीनों सही है। बंगाल गजट के सामने विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? सर्वप्रथम इसे जेम्स अगस्ट हिकी ने प्रकाशित किया था, बिल्कुल राइट है। 1880 में प्रकाशित होने वाला यह मासिक अखबार था, तो यहाँ पे 87 का गलत है, 2 मासिक नहीं था, बल्कि ये कौन अखबार था? साप्ताहिक पत्रिका था। कौन था? ये साप्ताहिक पत्रिका था। केवल एक सही इसका है। संवाद कॉमेडी, इसका प्रकाशन राजारामन राय 1818 में किया था, 1818 में किया था। इसका ईस्वी गलत है। संवाद कॉमेडी इस पत्रिका के द्वारा 19 सदी प्रथा का समर्थन किया। देखिए इसका जो है संवाद कॉमेडी का 1 और 2 दोनों गलत है, 1 और 2 दोनों गलत। देख लेते इसका डिस्कशन। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवाद, दाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर के तेज बहस ठनी हुई थी। तो बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तकों और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज़्यादातर लोगों ने तक पहुँचने के लिए ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राजारामन राय ने 1821 में संवाद कॉमेडी का प्रकाश किया। कब किया था? देखिए इसमें गलत पहले बोले हम आपको कि 1821 में संवाद कॉमेडी राजारामन राय ने प्रकाशित किए थे। और इसमें जो है उन्होंने रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। 2 फारसी अखबार जाम ए जहां नामक और समूल अखबार भी 1882 में प्रकाशित किए गए थे। ठीक है, इसका 1 और 2 दोनों कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन है, अमार जीवन पुस्तक, देखिए इतना अच्छा पुस्तक है, अमार जीवन पुस्तक के संग विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली संपूर्ण आत्मा कहानी है, बिल्कुल राइट है। रस सुंदरी देवी याद रखना है। अमार जीवन 1876 में प्रकाशित यह पुस्तक महिलाओं के जीवन का शिक्षा के लिए संघर्ष को दर्शाता है। 1 और 2 दोनों सही है। लास्ट क्वेश्चन 90 नंबर है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में विचार करना है। ब्रिटिश प्रेस कानून की तर्ज पर 1878 में लागू किया गया था। पहले क्वेश्चन आपको पूछ चुके हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया था, किसने किया था? 1878। इसका ब्रिटिश प्रेस कानून की तर्ज पर, यह गलत है कि ब्रिटिश प्रेस कानून 1878 तो ये सही है, लेकिन ब्रिटिश प्रेस कानून नहीं होगा। सरकार की
को किसी भी प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। तो 90 का 1 और 2 दोनों गलत हैं, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया और कुछ अंग्रेजों ने देशी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। ज्यों भाषा समाचार राष्ट्रवाद को समर्थन में मुखर होते गए, त्यों औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव को बहस तेज हो गई। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1870 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। देखिए यहाँ ब्रिटिश कानून के तर्ज पर नहीं होगा, बल्कि आयरिश कानून के तर्ज पर होगा। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत लोग नहीं जानते होंगे किस कानून के तर्ज पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। तो आयरिश कानून के तर्ज पर लागू किया गया, और इसमें सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीयों को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। और अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नज़र रखने शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करा दिया गया था तो उसे अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी, और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जाता था और छपाई मशीन भी जब्त कर ली जाती थी। तो इसका 1 और 2 दोनों सही नहीं है। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है बाद में लॉर्ड रिपन ने 1882 में समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास 10 NCERT ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।